उर्दू पेडागोजी के एन सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी की लगातार क्लासेस चल रही हैं। इस ज़िम्न में हमने 11 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। आज हम लोग अपनी इस 12वीं क्लास में उर्दू पेडागोजी के सिलेबस के दूसरे बहुत ही अहम टॉपिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी तदरीस ज़बान के उसूल तरीके, जिसे भाषा शिक्षण की विधियां कहा जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी अहम जानकारियां आपको दे दी हैं। साथ ही साथ इससे मुताल्लिक 35 मारूजी सवालात जो कि पिछले साल इम्तिहान में पूछे गए हैं, सबको हल कर लिया है। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क किस चीज़ को फ़रोग देता है? जब हम बच्चों को ग्रुप में प्रोजेक्ट देते हैं, सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य जब हम बच्चों को देते हैं, तो इससे क्या चीज़ डेवलप होती है? ऑप्शन को ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है कामयाबी के हुसूल के लिए आला सतह की ख्वाहिश पैदा होती है, यानी कि सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए उच्च लेवल की या उच्च स्तर की हमारे अंदर इच्छा जाहिर होती है। या ताउन, तनकीदी फिक्र और मसला के हल करने की महारत पैदा होती है, यानी कि कोऑपरेशन, आपसी सहभागिता जिसको कहते हैं। तनकीदी फिक्र यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन या मसला के हल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी पैदा होती है। या फिर इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क से तालीमी सरगर्मियों में सबकत के लिए तलबा के माबैन मुकाबला होता है, यानी कि बच्चे एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए अपने आप में कंपटीशन करते हैं इज्तिमाई प्रोजेक्ट से। या फिर छोटे बच्चों में अच्छी याददाश्त को डेवलप किया जाता है। इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क जब हम बच्चों को ग्रुप में कोई काम करने के लिए देते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, आपसी सहभागिता करते हैं, यानी कि ताउन करते हैं। और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट को करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं उनके बारे में सोचते हैं, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेरियस मेथड्स को तलाश करते हैं। यानी कि इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क से ताउन, तनकीदी फिक्र और मसला के हल करने की महारत को फ़रोग दिया जा सकता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल ये कि तदरीस, ज़बान की तदरीस में मुअल्लिम इल्म की तश्कील में तलबा की किस तरह से मदद करेगा? मान लीजिए कि आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे खुद से नॉलेज को क्रिएट करें, ज्ञान का सृजन खुद करें, तो एज ए टीचर आप बच्चे की मदद कैसे करेंगे? क्या आप तलबा को मश्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे तफवीज़ात यानी कि कंसेप्ट और प्रोजेक्ट दे देंगे, या तलबा की गलतियों को फौरी इस्लाह करे और उन्हें फौरी बाज रसी देंगे, यानी कि अगर कोई बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको फ़ौरन सही करके फ़ौरन उसे फीडबैक देंगे कि देखो तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर तलबा को तौसीई मशक़ें देंगे, यानी कि बड़ी बड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें तलबा ज़बान के सवालात की मैकेनिकी मशक़ कर सके, यानी कि उनको बड़ी बड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें मैकेनिकल प्रैक्टिस हो। या फिर उन्हें इस काबिल बनाएंगे कि वो साबका मालूमात यानी कि प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान और नई मालूमात यानी कि नए ज्ञान में ताल्लुक़ कायम कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके छात्र खुद से नॉलेज को क्रिएट करें, इल्म की तश्कील खुद से करें, ज्ञान अर्जन स्वयं करें, तो आप उन्हें इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में रिलेशन कायम कर सके, यानी कि यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बुनियादी खसूसियत क्या है? जितने भी लैंग्वेज टीचिंग के मेथड हैं
उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही आपने पा गया होगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की खसूसियत पूछा जा रहा है, क्या बातचीत के लिए आमोजिश पर जोर दिया जाता है या फिर इसमें कवायद यानी कि ग्रामर पर जोर दिया जाता है या फिर ज़बान के सरगर्मियों का यानी कि लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ का क्लास की एक्टिविटीज़ तक लिमिटेड कर दिया जाता है या फिर आमोजिशी अमल में यानी कि टीचिंग के प्रोसेस में लर्नर्स के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, जैसा कि कम्युनिकेशन से ही आपको पता चल रहा है बातचीत, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में बातचीत के लिए यानी कि कन्वर्सेशन के लिए लर्निंग पर जोर दिया जाता है, यानी कि बातचीत के लिए आमोजिश पर जोर देना ये कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग की खसूसियत है। सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी के मुकम्मल नोट्स और गुज़िश्ता साल के क्वेश्चन पेपर को हासिल करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें 72 75 54 98 90 पे। आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसमें कुछ डिटेल्स होंगे जिसे फॉलो करके आप सभी मटेरियल्स हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल कि समाई लिसानी तरीका यानी कि ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है उसकी बुनियादी खसूसियत क्या नहीं है। ऑडियो लिंगुअल मेथड भी मैंने आपको पढ़ाया था, चलिए इसकी क्या खसूसियत नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहले ऑडियो लिंगुअल मेथड की खसूसियत को ढूंढ लेते हैं। पहला है इसमें टेप रिकॉर्डर, लिसानी तजर्बागाह यानी कि भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी और बसरी वसाइल यानी जो देखे जाने वाले एड्स होते हैं, जो विजुअल एड्स होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या नया मवाद मुकालमों की शक्ल में पेश किया जाता है यानी कोई भी नया टॉपिक डायलॉग के फॉर्म में बच्चों के सामने रखा जाता है, या फिर तलफ़्फ़ुज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, या मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर तलबा की हौसला अफजाई की जाती है। तो जो समाई लिसानी तरीका है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, उसमें टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल होता है, लिसानी तजर्बागाह का इस्तेमाल होता है और बसरी वसाइल का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ये बात जो समाई लिसानी तरीका की खसूसियत के लिहाज से है सही है। इसमें डायलॉग पेश किए जाते हैं, ये भी सही है। डायलॉग जब पेश किए जाते हैं तो इसमें किस पे ध्यान दिया जाता है, तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे ए, बी और सी ये तीनों तो समाई लिसानी तरीके की बुनियादी खसूसियत हैं, लेकिन इसमें यानी समाई लिसानी तरीक़ेकार में जिसको हम लोग कहते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसमें मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए इसकी जो खसूसियत नहीं होगी वो डी वाला ऑप्शन यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल की ज़बान की आमोजिश का तामीरी अंदाज़े नज़र किसको फ़रोग़ देता है। जो लैंग्वेज लर्निंग का कंस्ट्रक्टिव नज़रिया है, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, वो किसको फ़रोग़ देता है, क्या चीज़ डेवलप करता है, तलबा मरकूज़ अंदाज़ नज़र यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड व्यू को, या कमरे जमात में शोर शबर यानी कि क्लासरूम में नॉइज़ को, या फिर मुअल्लिम मरकूज़ अंदाज़ नज़र यानी कि टीचर सेंटर्ड नज़रिए को, या फिर खामोशी की रिवायत को। तो ज़बान की आमोजिश का जो तामीरी अंदाज़ नज़र है ये तलबा मरकूज़ अंदाज़ नज़र को फ़रोग़ देता है, चाइल्ड सेंटर जो नज़रिया है उसको डेवलप करता है तामीरी अंदाज़ नज़र। अगला सवाल कि जो पढ़ाया जाए वो सीखा भी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यानी कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसको सिखाया भी जाए ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे। मुअल्लिम की समाजी मुआसी सतह तलबा से कदरें मुख्तलिफ होती है, यानी कि टीचर का सोशियो कल्चरल लेवल स्टूडेंट से क्या होता है, अलग होता है, या फिर तलबा और मुअल्लिम किसी मजमून पर दस्तरस हासिल नहीं करते, यानी टीचर और स्टूडेंट किसी टॉपिक पर पूरी तरह से कमांड हासिल नहीं कर सकते, या तलबा की काबिलियत शख्सियत मुख्तलिफ होती है और वो मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर तलबा रस्मी गुफ्तगू के दौरान
तवज्जो मरकूज़ करते हैं। तो जो पढ़ाया जाए वो सीखा भी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तलबा की जो एबिलिटी होती है, जो पर्सनालिटी होती है वो अलग होती है और वो अलग बैकग्राउंड से रिलेशन रखते हैं। इसलिए जो पढ़ाया जाए वो सीखा भी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल कि ज़बान की क्लास में बैठने का जो निज़ाम है वो लचीला होना चाहिए। क्यों? यानी कि बच्चों को अपने मन से बैठने की इजाज़त दे देनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यह तलबा को बार बार अपनी जगह बदलने में मदद करती है, या फिर यह जोड़ी और इज्तिमाई कामों को सहल बनाती है, ग्रुप में जो काम किया जाता है उसको आसान बनाती है, या फिर यह मुअल्लिम की, टीचर की जिम्मेदारी को कम करती है, या यह नज़्म नस्क यानी कि अनुशासन को कायम रखने में टीचर की मदद करता है। तो बैठने का निज़ाम लचीला होना चाहिए, यानी कि बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए, जिसके साथ चाहे जहाँ चाहे बैठे। तो इससे क्या होगा? इससे जोड़ी और इज्तिमाई काम आसान हो जाएंगे। बच्चे दोस्त बनेंगे, एक दूसरे के साथ सीखेंगे, इज्तिमाई रूप से किसी भी एक प्रॉब्लम पर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे। तो इस तरह से हमें बैठने का निज़ाम लचीला रखना चाहिए ज़बान की क्लास में, क्योंकि ये जोड़ी और इज्तिमाई कामों को आसान बनाता है। अगला सवाल कि मुअस्सिर आमोजिश होती है जब तलबा होते हैं। लर्निंग कब इफ़ेक्टिव होती है, अधिगम कब प्रभावशाली होता है? जब तलबा तामुल पजीर होते हैं, यानी कि इंटरेक्शन करते हैं, या खामोश रहते हैं, या फिर इम्तिहानात की तैयारी में बेहतर रहते हैं, या फिर गैर सरगर्म यानी कि इनएक्टिव रहते हैं। तो इफ़ेक्टिव कब होगी लर्निंग? जब बच्चे इंटरेक्शन करेंगे यानी कि अंतःक्रिया करेंगे, तामुल पजीर रहेंगे, तभी आमोजिश बेहतर होगी। अगला सवाल जो है वो ये है कि कमरे जमात में कुछ शोर होना क्या ज़ाहिर करता है? एक क्लास रूम है, उसमें थोड़ा मोड़ा शोर हो रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है? मुअल्लिम का जमात में कंट्रोल नहीं है, या फिर मुअल्लिम की नाकामी? अगर क्लास में शोर हुई तो मुअल्लिम पढ़ाने में नाकाम है, क्या ऐसा है? या ज़बान की आमोजिश में मसरूफ़ तलबा के साथ तामीरी सरगर्मियाँ, यानी कि लैंग्वेज की क्लास में जो स्टूडेंट्स बिज़ी हैं वो आपस में सरगर्मी कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मोड़ा शोर हो रहा है, या फिर तलबा के ज़रिए नज़्म नस्क की यानी कि जो अनुशासन है उसकी मुखालिफत है। तो कमरे जमात में कुछ शोर होने का मतलब ये है कि बच्चे कुछ न कुछ आपस में कर रहे हैं, एक साथ कोई न कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए शोर हो रहा है। तो थोड़ा मोड़ा शोर होना कमरे जमात में अलाउ है। तो यहाँ पे ज़बान की आमोजिश में मसरूफ़ तलबा के साथ तामीरी सरगर्मियों की वजह से कमरे में अगर कुछ शोर हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? अच्छी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तलबा की तिफ़्ल मरकूज़ जमात की खसूसियत है, यानी स्टूडेंट की जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है उसकी क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है तलबा तकसीरी ज़हानत वाले, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले कामों के ज़रिए हदफ ज़बान यानी टारगेट लैंग्वेज में तामुलात करते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं। बहुबुद्धि वाले कामों के द्वारा जो लक्ष्य भाषा होती है उसमें बच्चे अंतःक्रिया करते हैं। क्या ये बालक केंद्रित कक्षा की विशेषता है, या फिर तलबा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए इनफरादी तौर पर काम करते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट करने के लिए अकेले इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली काम करते हैं, या फिर मुअल्लिम हर दिन जांच का मंसूबा बनाता है, या फिर मुअल्लिम हिदायत देता है और तलबा से उम्मीद करता है कि वो हिदायत पर अमल करें। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, बाल केंद्रित जो कक्षा है, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि तलबा तकसीरी ज़हानत वाले कामों के ज़रिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले कामों के ज़रिए टारगेट लैंग्वेज में हदफ ज़बान में तामुलात करें, इंटरेक्शन करें, अंतःक्रिया करें। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल की कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब
आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर कब सबसे स्वाभाविक रूप से कारगर होगी? ऑप्शन है उस्ताद वक्फे वक्फे पर यानी कि टाइम टाइम पर मुख्तलिफ मुद्दती कवायद की क्लास लेता है, यानी कि पढ़ाते हुए थोड़ा सा रुक जाता है और एक टाइम पीरियड में बच्चों से प्रैक्टिस करवाता है या कवायद की क्लास लेता है, तब फितरी तौर पर कवायद की तदरीस कारगर होगी। या जब तलबा अपनी तहरीर या गलतियों को खुद ठीक करते हैं, यानी जब बच्चे अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक को खुद से सही करना सीख जाएं, तब कवायद की तदरीस फितरी तौर पर कारगर होती है। या फिर उस्ताद सिर्फ इधर उधर की महारतें सिखाता है तब, या मशक के लिए ज़्यादा वक्त देता है तब। तो कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर तभी कारगर होगी जब तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को, यानी कि लिखने और बोलने की गलतियों को खुद से ठीक करना सीख गए हैं। तो इसका मतलब है कि कवायद की तदरीस फितरी तौर पर कारगर हो रही है। अगला सवाल कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? लैंग्वेज टीचिंग के जो एम्स हैं उसमें इन चारों में कौन शामिल नहीं है? पहला, कोशिश से ख्यालात का इजहार करना। दूसरा है जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की सलाहियत और महारत। मरबूत तहरीर को फ़रोग देना, यानी कि एकदम सुव्यवस्थित या रब्त में लिखने को फ़रोग देना या समझकर पढ़ने की सलाहियत। तो यहाँ पे तदरीस के मकासद हैं ख्यालात का इजहार करना, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत पैदा करना और समझकर पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। लेकिन एक रब्त से लिखने की तहरीर की या लिखने को फ़रोग देना, ये ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए, तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें दी जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं आपको मैथ पढ़ाते हुए जहाँ कहीं पे भी ये आता है ना, फ़ौरन मैं 1 रख दे रहा हूँ। या फिर मैं आपको मिसाल बदल के यूँ कहूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते हुए मैंने पहले ही फार्मूला बता दिया है। जैसे ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बता दिया कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। मैंने ये पहले ही से बता दिया है। और फिर मैं सब्जेक्ट की जगह पे राम लिख रहा हूँ, उसके बाद वर्ब की जगह पे राइट्स लिख रहा हूँ और फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे लेटर लिख रहा हूँ। अगर मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ, पहले ही मैंने क्या किया, रूल बता दिया और फिर मैं उस पर मिसालें करवा रहा हूँ। तो ये जो तरीका है कौन सा तरीका है? इस्तिखराजी तरीका यानी कि डिडक्टिव मेथड है, निगमन विधि है, या फिर कवायद के वजाहत का तरीका है, या फिर रास्त तरीका यानी कि प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है, या फिर इस्तिक़राई तरीका यानी कि जिसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं, इंडक्टिव मेथड है। तो पहले ही रूल बता देना फिर उसी पे प्रैक्टिस करवाना, ये आपका इस्तिखराजी तरीका डिडक्टिव मेथड होता है। और पहले ही आपके एग्जाम्पल देना और फिर उसी एग्जाम्पल से रूल बना देना, ये आपका कहलाता है इस्तिकराई तरीका। तो दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा, मिसाल भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। किस मेथड में हम कवायद के जो रूल्स होते हैं ग्रामर के उनको याद कर लेते हैं? डायरेक्ट मेथड में, कवायद के वजाहती तरीका में, या फिर फितरी तरीका में, या फिर साख्तियाती तरीका यानी कि स्ट्रक्चरल मेथड में। तो कवायद के उसूलों को याद करना कवायद का वजाहती तरीका होता है। चलिए, मुर्तकज़ समाअत यानी कि ध्यान से सुनना किसके साथ होता है? तवज्जो, तहम्मुल, ज़ाब्ता या फिर बेहतरी। तो तवज्जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हुरूफ तहज्जी 2 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज, फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होता है। इस निसाब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? पहले अल्फ़ाबेट, ठीक है, फिर वर्ड, ठीक है, फिर सेंटेंस, ठीक है,
उसके बाद स्टोरी, उसके बाद आपकी पोएम। तो इस तरह से अगर कोई भी तरीका अपनाया जा रहा है, पहले हर्फ फिर हरूफ, पहले हर्फ फिर 2 हरफी अल्फाज यानी कि वर्ड, फिर 3 हरफी अल्फाज यानी कि 3 लफ्ज़ 3 लेटर वाले वर्ड्स, फिर स्टोरी, फिर कहानी, फिर आपकी पोएम। अगर ऐसे किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है, आपका नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, उससे ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो क्या है, नीचे से ऊपर का तरीका है। हरूफ तस्जीह पहली सीढ़ी, उसकी दूसरी सीढ़ी 2 हर्फ वाले, अगली सीढ़ी 3 हर्फ वाले, अगली सीढ़ी कहानी, अगली सीढ़ी नज़्म। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर वाला जो अंदाज़ नज़र है उसको अपनाए हुए हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। जी नहीं, आगे सवालात नहीं हैं। तो आज हम लोग अपनी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई है कि नहीं पसंद आई है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोग कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट करके आप बताएंगे ना कि आपको क्लास कैसी लगी, तो मुझे और ज़्यादा जज्बा मिलेगा मेहनत करने का, ठीक है। आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है, फिर भी आप लोगों की मोहब्बत में लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहा हूं। हालांकि मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूं, फिर भी तो आप लोगों से मोहब्बत का सिला क्या चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि हैदरी स्टडी पॉइंट पे आप उर्दू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।